गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज इस वीडियो में जो हमारा विलियन पार्ट था उसे आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो आगे आने वाले टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज की इस वीडियो को करते हैं और स्टार्ट में ही हम एक नया टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है विलेयता। विलेयता सॉल्युबिलिटी। विलेयता के बारे में जानें कि विलेयता क्या होती है। विलेयता की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से हो सकती है कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोले गए पदार्थ की मात्रा। कब तक घोलना है वो? जब तक वह विलयन संतृप्त ना हो जाए। विलयन संतृप्त होने तक स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोले गए पदार्थ की मात्रा को उस विलायक की विलेयता कहते हैं। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोले गए पदार्थ की मात्रा कब तक घोलनी है वो? जब तक विलयन संतृप्त हो जाए। तो संतृप्त होने तक जो पदार्थ की मात्रा उस विलायक में घोली जाती है उस विलायक की जो है विलेयता कहलाती है। इसे एस द्वारा दर्शाते हैं। सॉल्युबिलिटी एस द्वारा दर्शाते हैं। विलेयता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। मात्रक मोल प्रति लीटर। और इसकी जो एक दूसरी परिभाषा भी है मोलों के रूप में है वो उसे देखते हैं। मोलों के रूप में जो परिभाषा है वो है स्थिर ताप पर एक लीटर विलायक में किसी पदार्थ के स्थिर ताप पर एक लीटर विलायक में किसी पदार्थ के घोले गए अधिकतम मोलों की संख्या को उस विलायक की विलेयता कहते हैं। ये मोलों के रूप में इसकी दूसरी डेफिनेशन है। इसी कारण इसका जो मात्रक है वो मोल प्रति लीटर लिखा गया है। पहली परिभाषा क्या थी? स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोले गए अधिकतम पदार्थ की मात्रा। यहाँ का अधिकतम मोल लिख लेंगे। अधिकतम पदार्थ की मात्रा। अधिकतम पदार्थ की मात्रा कब घोलते? जब तक विलयन संतृप्त हो जाता है। अधिकतम तभी घुलेगी जब संतृप्त होगा। तो संतृप्त होने तक
तो जो पदार्थ की मात्रा घोली गई है उसे विलायक की विलेयता कहते हैं। इसे एस द्वारा दर्शाते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलों के रूप में दूसरी परिभाषा है इसकी। स्थिर ताप पर 1 लीटर विलायक में किसी पदार्थ के घोले गए अधिकतम मोलों की संख्या को इस विलायक की विलेयता कहते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो वो विलेयता की श्रेणी में आ जाता है, और यह विलेयता जो है उसकी उस विलयन की ताप, दाब और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो मुख्य कारण है इसका वो है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। क्योंकि ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं विलेय, वे या तो आयनिक होंगे या अनायनिक होंगे। अर्थात विलेय ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, और भी दूसरे होते हैं वे होते हैं अनायनिक ठोस। आयनिक ठोस, ये कह सकते हैं सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस ये 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं वे ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, और जो अनायनिक ठोस होते हैं वे अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। एक पॉइंट पे है इसका, ये जो होते हैं आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय, और ये अध्रुवीय विलायकों में। ध्रुवीय विलायक वे होते हैं जो जिन विलायकों में ध्रुवों का निर्माण होता है। जैसे हम कह सकते हैं HCl, HCl जो है एसिड है, तो इसमें जो है H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो ये जो ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे ध्रुवीय विलायक। और अध्रुवीय विलायक जिनमें ध्रुव नहीं बनते, अर्थात ये अनायनिक होते हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है विलेयता को प्रभावित करने वाला जो पॉइंट है दूसरा है ताप। अर्थात किसी ठोस पदार्थ की जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ाने पर और ताप घटाने पर परिवर्तित हो जाती है। तो इस ताप के परिवर्तन को हम 2 पॉइंटों में विभाजित करके देखेंगे कि ये कैसे कैसे ताप परिवर्तन से विलेयता को प्रभावित करता है। ताप द्वारा जो परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, एक ऊष्माशोषी प्रक्रम। अब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्या होता? वह प्रक्रम जिसके दौरान ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वो कहलाता ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। यदि हम किसी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम की जो है विलेयता घट जाती है। और ताप घटाने पर विलेयता बढ़ जाती है। जैसे हम बिना बुझे चूने को जब पानी में डालते हैं तो उसमें जो है हीट निकलती है, वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है।
ऊष्मा क्षेत्र जैसे हमारा CaO बिना बुझे चुना प्लस H2, इसमें पानी डाल दे तो क्या होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, ये तो बनता है, और प्लस ऊष्मा, तो ये प्लस ऊष्मा जो निकलती है ये ऊष्मा क्षेत्र परिक्रम है। यदि हम इस क्रिया को और अधिक गर्म कर दें तो गर्म करने पर क्या होगा, इसकी जो जल में विलेयता है CaO की वो घट जाती है। तो ऐसे बहुत सारे परिक्रम होते हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा क्षेत्र परिक्रम का ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है और ताप घटाने पर विलेयता बढ़ जाती है। इसके विपरीत ऊष्मा शोषी परिक्रम में क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित, अर्थात जब ये परिक्रम होते हैं तो ठंडक का एहसास होता है हमें, और जब ऊष्मा क्षेत्र परिक्रम होती है तो गर्मी का एहसास होता है। तो ऊष्मा अवशोषित होगी तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है बढ़ जाएगी। इसका उल्टा होगा, इसका विपरीत, और ताप घटाने पर विलेयता घटेगी। इसका एक उदाहरण है हमारा, ये तो पहले वाले का उदाहरण हो गया इसका, और ये दूसरा उदाहरण है हमारा I2 प्लस H2 एरो 2HL, और यहाँ पे लिख देना माइनस Q, थोड़ा सा पूर्व लिख दो, I2 प्लस H2 एरो 2HI और माइनस Q। ये ऊष्मा शोषी परिक्रम है, तो इसमें जो है ऊष्मा -Q करके लिखी गई है क्योंकि ये ऊष्मा शोषी परिक्रम है। तो अगर हम इस प्रक्रिया का ताप बढ़ा दें तो विलेयता बढ़ेगी I2 और H2 की, दोनों आपस में जल्दी जल्दी क्रिया करेंगे, और ताप घटा देते दोनों क्रिया आपस में देर से करेंगे। इस प्रकार विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाला तीसरा पॉइंट है दाब का प्रभाव, अर्थात दाब किस प्रकार विलेयता को प्रभावित करता है। ठोसों की जो विलेयता होती है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जिन पर दाब का कोई प्रभाव जल्दी से नहीं पड़ता, अर्थात ये असंपीड्य होते हैं। तो इस प्रकार दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारण। अब नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा गैसों की द्रवों में विलेयता। यहाँ पर लिखा है गैसों की द्रवों में विलेयता। एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रवों में विलेयता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। एक निश्चित सीमा तक ही होती है। इसे हम गैसों का द्रवों द्वारा अवशोषण भी कह सकते हैं। गैसों का द्रवों द्वारा अवशोषण भी कहते हैं। अर्थात
किसी द्रव में जो गैस की घुलने की जो सीमा होती है वो एक निश्चित होती है, निश्चित ताप पर, जिसे हम गैसों का द्रव द्वारा अवशोषण भी कह सकते हैं। गैसों की जो द्रवों में विलेयता है उसे हम अवशोषण गुणांक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। गैसों की द्रवों में विलेयता को अवशोषण गुणांक, इसे अल्फा से दर्शाते हैं, द्वारा भी ज्ञात करते हैं। अर्थात गैस की जो द्रवों में विलेयता है उसे हम अवशोषण गुणांक अल्फा द्वारा भी ज्ञात करते हैं। अब ये अवशोषण गुणांक क्या होता है? अवशोषण गुणांक इसे अल्फा से कर सकते हैं। अवशोषण गुणांक देखते हैं। अवशोषण गुणांक जो होता है वो है NPP पर 1 लीटर विलायक में घुली घुला गैस का आयतन, घुला गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक अल्फा कहलाता है। ये अवशोषण गुणांक है। इसके बाद जो हम देखते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 है गैस की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति, तीसरा है ताप का प्रभाव और चौथा है दाब का प्रभाव। ये सारे जो कारक हैं ये गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम। गैसों की द्रवों में विलेयता की जब प्रकृति का अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि जो गैसें आयनित हो जाती हैं वे जो हैं द्रवों में बहुत अधिक मात्रा में घुल जाती हैं। अर्थात जो गैसें अपने आयनों में टूट जाती हैं और आयनों में टूटने के कारण वे जो हैं द्रवों में शीघ्रता से मिलती है। जैसे अमोनिया गैस है NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। ये सारी गैसें जो हैं जो आयनित हो जाती हैं। जो गैसें जलीय विलयन में आयनित हो जाती हैं वे द्रवों में शीघ्रता से विलय हो जाती हैं। जैसे अमोनिया है NH3 जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये जो गैसें हैं ये जल में शीघ्रता से घुल जाती हैं, जबकि जो जलीय विलयन में आयनिक नहीं होती वे शीघ्रता से नहीं घुलती। जो गैसें विलायक के साथ क्रिया नहीं करती वे शीघ्रता से नहीं घुलती। जैसे N2 है, O2 है, N2O2, H2 आदि ये नहीं घुलती, शीघ्रता से नहीं घुलती। और NH3 HCl CO2 ये जो है एकदम से घुल जाती है। इसके बाद आता है विलायक की प्रकृति। तो विलायक की जो प्रकृति होती है दो प्रकार की होती है, एक ध्रुवीय विलायक और एक अध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायक जैसे H2O,
ये क्या है हमारा ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायक में वे गैसें आसानी से घुल जाती हैं जो अपने आयनों में वियोजित हो जाती हैं, जैसे लिखा था हमने NH3, HCl, CO2 आदि, ये शीघ्रता से घुल जाती हैं, जबकि ये अध्रुवीय विलायकों में शीघ्रता से नहीं घुलती। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा, ताप का प्रभाव। जब किसी गैस को हम विलायक में घोलते हैं तो सामान्यतः यह देखा गया है कि ऊष्मा निकलती है, अर्थात वह क्रिया ऊष्माक्षेपी बन जाती है। और ऊष्माक्षेपी क्रिया का जब हम ताप बढ़ाते हैं, इसी अभी हमने पीछे पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी जो विलेयता है वो घट जाती है। अर्थात यदि किसी गैस को किसी द्रव में घोला गया है और उसका हम ताप बढ़ा दें तो उसकी घुलने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो है किसी विलयन में घोली गई गैस को हम उसे उबाल कर ही उसे उसमें से निकाल सकते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है घट जाती है और घटाने पर बढ़ जाती है। ताप का प्रभाव हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रक्रम के आधार पर ही समझ सकते हैं। इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट है हमारा, दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर किसी विलयन में जो है गैसों की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर विलेयता जो है बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। ये थे हमारे गैसों की द्रव्यमान में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे हमारे विलियम हेनरी, उन्होंने जो है विलयन में जो गैसों की विलेयता है उस पर जो है दाब के प्रभाव का अध्ययन किया और उसका मात्रात्मक आकलन करके एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात किसी विलयन में जो गैसों की विलेयता होती है वो दाब पर किस प्रकार से प्रभावित होती है वो इस नियम के माध्यम से उन्होंने समझाई थी। तो आइए देखते हैं यह नियम किस प्रकार से है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा किसी विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है साम्य अवस्था में साम्य अवस्था पर उस गैस द्वारा विलयन पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। हेनरी के नियम के अनुसार किसी विलयन के इकाई आयतन में घुली गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर उस गैस द्वारा विलयन पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात यदि
ताप पर घुली गैस की मात्रा W तथा विलयन की सतह पर गैस द्वारा जो दाब लगेगा पर लगा दाब P है, तो हेनरी के नियम से ये लिखा था हमने, किसी विलयन के इकाई आयतन में घुली गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर उस गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो हमने माना कि स्थिर ताप पर घुली गैस की मात्रा W है और विलयन की सतह पर लगा दाब P है, और ये समानुपाती P, ये हेनरी का नियम है। अगर हम यहाँ से समानुपाती का निशान हटाते तो क्या हो जाएगा, W बराबर H और P, जहाँ H हेनरी नियतांक है, यहाँ पर आ जाएगा H बराबर W/P। H क्या है, हेनरी नियतांक। ये जो हेनरी जो नियतांक है हमारा, इसे हम KH लिख सकते हैं, K समीक्ष में H, तो KH कर लेंगे इसे, KH यहाँ पे लिख देंगे KH। ये जो है KH हमारा हेनरी नियतांक है। और जो हेनरी थे उन्होंने जो है मोल प्रभाज के संबंध में भी अपना नियम प्रस्तुत किया, अर्थात हेनरी का नियम मोल प्रभाज के संबंध में भी है। तो मोल प्रभाज के संबंध में हेनरी का नियम क्या है उसे देखते हैं। हेनरी का जो नियम है मोल प्रभाज के संबंध में, वो है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज X के समानुपाती होता है। अर्थात स्थिर ताप पर जो आंशिक दाब है वो P, अर्थात P समानुपाती X। X क्या है यहाँ तो मोल प्रभाज। अब समानुपाती का निशान हटाने के बाद हम क्या करते हैं, एक नियतांक लिखते हैं। नियतांक क्या हो जाएगा हमारा, हेनरी नियतांक, जहाँ KH हेनरी नियतांक है। इसका सूत्र बन जाएगा KH बराबर P/X, जहाँ P तो है गैस का आंशिक दाब और X है उस विलयन में गैस का मोल प्रभाव। हेनरी नियम के जो मुख्य उपयोग हैं वे इस प्रकार है। नंबर 1, शीतल पेय या सोडा वाटर बनाने, क्योंकि जो सोडा वाटर या शीतल पेय बनाया जाता है उनमें प्रेशर के साथ CO2 को घोला जाता है, तो दाब बढ़ाने पर जो है उनमें CO2 की मात्रा अधिक घुल जाती है। लेकिन जब जैसे हम उनके बोतल को ओपन करते हैं तो CO2 के बुलबुले तेजी के साथ ऊपर निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण और प्रेशर कम हो जाने के कारण वो गैस तेजी के साथ ऊपर की ओर निकलती है। इसी कारण जो हमारी पेप्सी कोका कोला की बोतल है उन्हें जब हम खोलते हैं तो उनमें से बुलबुलों के रूप में CO2 गैस निकलने लगती है। दूसरा उपयोग है इसका,
दूसरा उपयोग है, जो गोताखोर होते हैं वे समुद्र में जाते समय जो अपने टैंक ले जाते हैं उसमें जो गैस भरी होती है वो हीलियम, जो गोताखोर हैं, गोताखोर गोताखोरों द्वारा उपयोग में लाए गए सिलेंडरों में हीलियम प्लस नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम समुद्र की बहुत नीचे चले जाते हैं तो हमारी बॉडी पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, और ज़्यादा प्रेशर पड़ने के साथ साथ जो हमारी वायुमंडलीय गैसें होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वे ब्लड में तेज़ी के साथ घुलने लगती हैं। तो हमारे सिलेंडर की जो ऑक्सीजन है या जो प्राणवाहक वायु है वे एकदम ख़त्म हो जाती है। परंतु जो हमारी हीलियम है, हीलियम जो है बहुत अधिक दाब होने पर ही ब्लड में घुलती है। तो हीलियम का मिश्रण सिलेंडरों में इसीलिए लिया ताकि वो काफ़ी समय तक वहाँ पर कार्य करता है समुद्र के अंदर, और ब्लड में कम मात्रा में घुलती है, जिससे गोताखोर समुद्र के अंदर काफ़ी समय के लिए रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, जो हमारी श्वसन क्रिया है उसमें फेफड़ों में CO2 और O2, फेफड़ों में CO2 व O2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम द्वारा ही होता है। हेनरी के नियम द्वारा होता है। फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है वो हेनरी के नियम द्वारा ही होता है। नंबर 4 है इसका, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो है सोचने समझने की जो क्षमता है वो मैदान में रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम होती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊपर जैसे ही वे ऊपर रहते हैं तो वहाँ पे वायु दाब, जो वायु का प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, और उनके जो ब्रेन है उसमें जो है ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण तरीके से नहीं हो पाती, और इसी कारण उन्हें भूलने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, अर्थात वे कोई भी बात भूल जाते हैं एकदम। तो इसे हम कहते हैं एनिक्सिया, अर्थात ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों को, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों को एनिक्सिया हो जाता है। ये इसके हेनरी के नियम के उपयोग थे। इसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी का जो नियम है वो कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करता है, जिसमें पहली सीमा है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर करने से भी जो है ये नियम पालन में नहीं आता। दूसरा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा है इसका गैसों की जो विलेयता है, गैसों की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अर्थात जो भी गैसें ले रहे हैं वे जो है विलायक में तेजी से नहीं घुलनी चाहिए। नंबर 4, गैसें जो है विलायकों में आयनित नहीं होनी चाहिए, गैसें विलायकों में आयनित नहीं होनी
चाहिए। और पांचवा है गैसों की आणविक स्थिति अपरिवर्तित रहनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट समझ लेते हैं। गैस जो है विलायकों में आयनित नहीं चाहिए, अर्थात जो गैसें विलायकों में आयनित हो जाती है जैसे NH3 है, CO2 है, HCl है, वे गैसें इस नियम का पालन नहीं करेंगे। दूसरी बात, गैसों की आणविक स्थिति अपरिवर्तित होनी चाहिए, अर्थात गैसीय अवस्था में जो अणु पाए जाते हैं वे ही विलायक में होने चाहिए। इस प्रकार से हेनरी के नियम की सीमाएं थी। और इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।